जय हिंद, जय भारत। युग दृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा के 45वें पड़ाव पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा कि 7 अक्टूबर 1930 को सर्वसम्मति से स्पेशल ट्रिब्यूनल ने लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में अपना फैसला सुना दिया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के हिस्से में फांसी आई थी। यदि जस्टिस आगा हैदर को ट्रिब्यूनल से नहीं हटाया होता तो शायद यह फैसला 3-0 से न होकर 2-1 से होता और फिर भगत सिंह को फांसी चढ़ाना मुश्किल होता। जैसे ही फैसले की जानकारी देश भर में हुई, वैसे ही इसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया हुई। 8 अक्टूबर 1930 को देश की जनता उत्तेजित हो उठी। लाहौर में स्टूडेंट्स यूनियन के आह्वान पर हड़ताल हुई। देश के दूसरे बड़े शहरों जैसे दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बंबई, नागपुर, पटना, लखनऊ आदि में भी हड़ताल हुई और जुलूस निकल रहे थे। देश भर में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोध अपने चरम पर था। जनता की नब्ज पहचानते हुए 12 अक्टूबर 1930 को इलाहाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, यदि इंग्लैंड पर जर्मनी या रूस हमला कर दें, क्या लॉर्ड इरविन आक्रांता के विरुद्ध अपने देशवासियों को अहिंसा की शिक्षा दे सकेंगे? यदि वह ऐसे नहीं कर सकते तो इस पर बात न करें। यदि वायसराय सोचते हैं कि हम भगत सिंह के अद्भुत साहस और उच्च आदर्श की प्रशंसा न करें तो वे गलत सोचते हैं। वे अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप से पूछें, उन्हें कैसा लगता यदि भगत सिंह एक अंग्रेज होते और वही काम उन्होंने इंग्लैंड के लिए किया होता? दोस्तों, लाहौर षड्यंत्र केस की डिफेंस कमेटी ने पूरे मुकदमे के दौरान बहुत शानदार काम किया था। कमेटी ने केवल मुकदमे के कानूनी पहलुओं को देख रही थी, बल्कि अभियुक्तों की सुख सुविधा और लाहौर आने वाले उनके अभिभावकों के ठहरने का प्रबंध भी कर रही थी। कमेटी के सदस्य चाहते थे कि ट्रिब्यूनल के फैसले के विरुद्ध लंदन में प्रीवी काउंसिल में अपील की जाए। ऐसा ही सुझाव शिमला में गंभीर रूप से बीमार पड़े मोतीलाल नेहरू ने भिजवाया था। मोतीलाल नेहरू स्वयं मरणासन थे, परंतु चाहते थे कि किसी तरह भगत सिंह को बचाया जा सके। लेकिन भगत सिंह तो क्रांति के शिखर पुरुष थे। वे जानते थे कि उनकी फांसी व्यर्थ नहीं जाएगी, इसलिए जीवन के मोह में सिद्धांतों के साथ समझौता करने के लिए वे बिल्कुल तैयार नहीं थे। आखिरकार उन्हें इस बात के लिए मना लिया गया कि प्रीवी काउंसिल में माफी के लिए अपील नहीं होगी, न ही अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए होगी, बल्कि उस मंच को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रांति के प्रचार का माध्यम बनाया जाएगा। इस तरह पिटीशन दाखिल कर दी गई। 11 फरवरी 1931 को प्रीवी काउंसिल में पिटीशन को 5 सदस्यों के बोर्ड ने सुना कि क्या यह पिटीशन नियमित सुनवाई के लिए स्वीकार करने योग्य है या नहीं। उस बोर्ड के अध्यक्ष थे विस्काउंट ड्यूनेडेन। बाकी सदस्य थे लॉर्ड थिंकरटन, लॉर्ड रसल, सर जॉर्ज लॉन्डेस और सर दिनशाह मुल्ला। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सर दिनशाह मुल्ला थे तो हिंदुस्तानी, पर लहू अंग्रेजों का था। शायद कुछ समय पहले तक भारत में सेंट्रल असेंबली के सदस्य थे। ये 14 सितंबर 1929 को भूख हड़ताल करने वाले क्रांतिकारियों के समर्थन में पंडित मोतीलाल नेहरू सेंट्रल असेंबली में एक स्थगन प्रस्ताव लाए थे। दिनशाह मुल्ला उस प्रस्ताव के विरोध में वोट दे चुके थे, यानी अंग्रेजों के साथ खड़े थे। इसलिए उनसे अब प्रीवी काउंसिल के बोर्ड के मेंबर के रूप में न्याय की उम्मीद करना बेमानी था। भगत सिंह और उनके साथियों का पक्ष रखा था युवा वकील डीएन प्रिट ने। प्रिट ने स्पेशल ट्रिब्यूनल के फैसले की मेरिट पर बहस नहीं की, बल्कि सारा जोर इस बात पर था कि गवर्नर जनरल यानी वायसराय द्वारा ऑर्डिनेंस के माध्यम से स्पेशल ट्रिब्यूनल का गठन ही गैर कानूनी था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के सेक्शन 72 में लिखा था, द गवर्नर जनरल में इन केसेस ऑफ इमरजेंसी मेक एंड प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस फॉर द पीस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ, एंड एनी ऑर्डिनेंस सो मेड shall for the space of not more than 6 months from its promulgation have the like force of law
एज एन एक्ट पास्ड बाय द इंडियन लेजिस्लेचर। प्रिट ने सेक्शन 72 की व्याख्या करते हुए कहा कि सेक्शन 72 के द्वारा ऑर्डिनेंस लाने के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। नंबर 1, इमरजेंसी, यानी ऑर्डिनेंस सिर्फ इमरजेंसी में ही लाया जा सकता है। लेकिन जब यह ऑर्डिनेंस आया तब कोई इमरजेंसी नहीं थी। अगर थी तो सरकार इसे अदालत में साबित करे। प्रिट का तर्क था कि सेक्शन 72 में गवर्नर जनरल को एब्सोल्यूट पावर्स नहीं दी गई हैं। यदि ऐसा होता तो वहां पर लिखा होता इन द ओपिनियन ऑफ गवर्नर जनरल, परंतु यह नहीं लिखा गया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट था, लेकिन बोर्ड इससे प्रभावित नहीं हुआ। जब स्पेशल ट्रिब्यूनल का गठन हुआ था तो उसकी वैधानिकता को भगत सिंह के साथी अभियुक्त देशराज ने 2 जुलाई 1930 को लाहौर हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट में उस पिटीशन को सुना था जस्टिस एलन ब्रॉडवे और जस्टिस भिड़े ने। अपने फैसले में ब्रॉडवे ने कहा था कि इमरजेंसी को लेकर गवर्नर जनरल की राय को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन जस्टिस भिड़े की राय अलग थी। उन्होंने लिखा था गवर्नर जनरल के ऐसे निर्णय को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। ऐसे ही एक और केस में कुछ इसी तरह का निर्णय उन्हीं दिनों बॉम्बे हाई कोर्ट का भी आया था। प्रिट ने उन दोनों फैसलों का जिक्र करते हुए प्रीवी काउंसिल बोर्ड के आगे कहा कि भारत की अदालतों में ऐसे फैसले आ रहे हैं जिनमें न्यायाधीशों का मानना है कि इमरजेंसी की स्थिति है या नहीं, इसको गवर्नर जनरल के निर्णय को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। दूसरा विषय था कि ऑर्डिनेंस ब्रिटिश इंडिया में पीस एंड गुड गवर्नमेंट के लिए ही लाया जा सकता था। प्रिट ने अपने आर्ग्यूमेंट में कहा कि सरकार बताए कि इस ऑर्डिनेंस के द्वारा भारत में कौन सी पीस स्थापित की गई और कैसी गुड गवर्नमेंट आई। सच तो यह था कि इस ऑर्डिनेंस के द्वारा अभियुक्तों के मूल अधिकारों का ही हनन हुआ था, जैसे यह जानना कि उनके विरुद्ध प्रथम दृष्टया अभियोग क्या हैं, फिर सेशन कोर्ट में असेसर्स या जूरी की मदद से अभियोगों की नियमित सुनवाई, और फिर सेशन जज के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देना आदि। ये सभी अधिकार अभियुक्तों से छीन लिए गए थे इस ऑर्डिनेंस के द्वारा। तो ऐसा ऑर्डिनेंस जो नागरिकों के मूल अधिकारों का ही हनन करता हो, वह कैसे गुड गवर्नमेंट कहा जा सकता है। तीसरा प्रश्न था कि क्या गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया ऑर्डिनेंस ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए कानून से भी बड़ा था। प्रिट ने कहा कि जिस लाहौर हाई कोर्ट का गठन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के सेक्शन 113 के अंतर्गत हिज मैजेस्टी के आदेश से हुआ है, उसके अधिकार को गवर्नर जनरल का अध्यादेश कैसे खत्म कर सकता था। परंतु किसी भी तर्क का प्रीवी काउंसिल के उन सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उन दिनों लाहौर, नई दिल्ली और लंदन तक अंग्रेज सरकार में बैठे अधिकांश लोगों ने मन बना रखा था कि भगत सिंह को किसी भी तरह बचना नहीं चाहिए। लिहाजा पिटीशन को नियमित सुनवाई के लिए स्वीकार ही नहीं किया गया। उसी दिन यानी 11 फरवरी 1931 को यह पिटीशन रद्द कर दी गई। अब भगत सिंह और फांसी के बीच बहुत कम दूरी रह गई थी। दोस्तों, जिस दिन प्रीवी काउंसिल के बोर्ड के आगे पिटीशन पर सुनवाई हो रही थी, उस दिन वहां पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लीगल एडवाइजर सर एडवर्ड कैमियर भी मौजूद थे। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देने की बात है। एडवर्ड कैमियर जो लीगल एडवाइजर थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के, वो उस समय जब प्रीवी काउंसिल में इस पिटीशन पर सुनवाई हो रही थी वहीं मौजूद थे। उन्होंने उस समय की भारत सरकार के लॉ डिपार्टमेंट में जॉइंट सेक्रेटरी
डीजी मिशेल को एक पत्र लिखा और इस पत्र में कैमियर क्या लिखते हैं? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस वाली पिटीशन को सुनने वाली प्रीवी काउंसिल के बोर्ड की अध्यक्षता लॉर्ड ड्यूनेडिन कर रहे थे। यह देखकर मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। यदि कोई और अध्यक्ष रहा होता तो यह पिटीशन नियमित सुनवाई के लिए एडमिट कर ली जाती, यानी पिटीशन रद्द नहीं होती, जबरदस्ती रद्द कर दी गई। एडवर्ड कैमियर का यह पत्र नेशनल आर्काइव्स में आज भी मौजूद है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भगत सिंह को मिटाने के लिए अंग्रेज कितने प्रतिबद्ध थे। लेकिन भगत सिंह ने तो स्वयं कहा था, आप व्यक्ति को मिटा सकते हैं, विचार को नहीं। और उनका यह कहना अक्षर से सच साबित हुआ है। भगत सिंह आज भी करोड़ों भारतीयों के हृदय में अपने आदर्श, अपने विचार के रूप में जीवित हैं और सदैव रहेंगे। इसके बाद क्या हुआ, यह जानने के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। निवेदन यह है कि इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिल सकें। और हां, अपने सुझाव, अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिए। जय हिंद, जय भारत।